Good evening students. Hello, welcome back to Narayana's N-Smart Botany classes. This is Shrithama. Today we will be continuing with the Living World chapter, right? तो याद है ना आप लोगों को कल हम लोगों ने क्या क्या किया था? We discussed about biodiversity, we discussed about what is living, सब हम लोगों ने किया था. तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैंने क्लास के एंड में जस्ट आप लोगों को एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया था. दैट इज टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ. नाउ दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर. बिकॉज दिस इन लिविंग वर्ल्ड हम लोगों को जानना पड़ेगा कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है. कल हम लोगों ने क्या सीखा था बच्चों की क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. बट क्यों इंपॉर्टेंट? उसके कुछ कुछ स्टेप्स हम लोगों ने देखे थे, लाइक की पॉइंट्स की कैसे आपका ये जो हम लोगों ने कल लास्ट स्लाइड किया था, इफ यू रिमेंबर कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी. सो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज बेसिकली द साइंस ऑफ identifying, naming and classifying organisms based on the shared characteristics. Now ये shared characteristics का मतलब क्या है? shared characteristics का मतलब ये है कि दो organism के बीच में आपका क्या क्या similarity है, क्या क्या dissimilarity है, ये सब हम लोगों को देखना पड़ेगा. तो टैक्सोनॉमी क्या है? इट्स अ सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस, ओके, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जिससे हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को नेम कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन क्लासिफाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कि ये ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप के अंडर में जाएगा. ओके, सो it involves three main components. तो टैक्सोनॉमी में तीन मेन components है. To be more specific, there are four components, but ये जो तीन है, this three are more important than the other one. So ये क्या क्या components है बच्चों देख लेते हैं. Identification है, nomenclature है, classification है. These are the main things which we need to follow while we are doing the taxonomical study of any organism, whether it's plant, animal, anything. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन में देखिए क्या है? रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कल हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि ऐसा ऑर्गेनिज्म मुझे मिला जो पहले किसी को भी पता नहीं था, राइट? आज वो मुझे मिला. तो वो जो ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फीचर्स हैं, उसके कलर, स्किन कलर क्या है, आई कलर क्या है, उसके ईयर्स कितने हैं, सब कुछ हम लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा. तो वो यही बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन में, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जो ऑर्गेनिज्म मुझे मिला उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करके नोट डाउन करना, रिकॉर्ड करना. ओके, नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर तो आप लोग जानते ही हो, केमिस्ट्री में भी आप लोग करते हो. तो केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर क्या था? नेमिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी में इट इज नेमिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि असाइनिंग अ साइंटिफिक नेम यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स लाइक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ये भी आज ही हम लोग सीखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है एंड एवरीथिंग, why a scientific name is required, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे. तो नोमेनक्लेचर में क्या है? assigning a scientific name using standardized rule. तो जिस ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, अब उसको एक यूनिक नाम देना पड़ेगा. जैसे हम लोगों में भी यूनिक नेम्स हैं, राइट? कि माने one student is having suppose the name of Ronnie, one is having the name of Shilpa, one is having the name of Ruby. This type of unique names we have, right? So in this case, in case of this nomenclature, अलग अलग नाम रहेगा. There will be no two organisms with the same biological or scientific name. मतलब दो अलग organism का सेम नेम नहीं होगा. ओके, लाइक देखो ह्यूमंस में क्या है, ऐसा हो ही सकता है कि एक क्लास में दो बच्चों का नाम सेम है, वो हो सकता है. इवन द सरनेम्स आर आल्सो सेम, वो भी हो सकता है ना? बट इन दिस केस ये क्या है कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज असाइनिंग द नेम्स टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स. क्लासरूम में क्या है? बच्चे हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट पेरेंट्स, तो अलग अलग पेरेंट्स आर गिविंग नेम टू देयर ओन चाइल्ड. तो वहां पे वी कैन हैव कॉमन नेम्स, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि ऑलवेज वी आर गोइंग टू हैव कॉमन नेम्स. देयर माइट बी डिफरेंस इन द स्पेलिंग, देयर माइट बी डिफरेंस इन द सरनेम, it can be. But in case of this one, as this is very much scientific, we need to have different names.
यूनिक नेम्स फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। तो वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इनके केस में इनके पेरेंट्स आर नॉट नेमिंग देम। इनके केस में कौन इसको नेम कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास वो अथॉरिटी है। जैसे इफ यू रिमेंबर, वो आज हम लोग करेंगे, ICZN, ICBN, दे गिव सम स्टैंडर्डाइज रूल्स कि किसके ऊपर बेस करके नेमिंग होगा ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास एटसेट्रा। सो इफ यू रिमेंबर, अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो ये सब कैटेगरी आप लोग किए थे, किंगडम, क्लास, फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज, ऑल दिस डिफरेंट कैटेगरीज यू स्टडीड, राइट। सो क्लासिफिकेशन क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस किंगडम में डालेंगे, उसके अंडर में कौन से फाइलम में डालेंगे, फिर किस माने कौन से क्लास में डालेंगे, कौन से ऑर्डर में डालेंगे, उसका पर्टिकुलर साइंटिफिक नाम क्या होगा, ये सब जो है वो है आपका क्लासिफिकेशन। नेमिंग वाला पार्ट solely nomenclature. Classification is the placement of the organism under different categories like kingdom, phylum, class, order, family, all of these. Okay, so hope these terms are clear because these terms are very much important. आज हम लोग कुछ questions भी discuss करेंगे previous year NEET के, तो वो आप लोगों के school exam में भी helpful होगा, या class 12 में अगर कुछ relevant topics वैसा है तो you can connect with them, right? So and NEET के लिए तो of course लगेगा. Next is what? Next is systematics. Now what is systematics? Systematics अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोले, सिस्टमैटिक्स इज नथिंग बट टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, दैट इज सिस्टमैटिक्स। ओके, सो टैक्सोनॉमी क्या हो गया, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। ओके, एंड सिस्टमैटिक्स क्या हो गया, टैक्सोनॉमी के साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशंस। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशंस का मतलब क्या है बच्चों, फाइलोजेनेटिक रिलेशंस का आपका मतलब हो गया एवोल्यूशनरी रिलेशंस। ओके, ये याद रखिए, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम सब में ये टर्म लगेगा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये एक ऐसा ब्रॉडर फील्ड हुआ that includes taxonomy but also focuses on the evolutionary relationships between organisms. तो इससे क्या होगा, इससे हम लोगों का जो स्टडी है ऑफ क्लासिफिकेशन वो और बेटर होगा, बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के फीचर्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म का सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज क्या है सिर्फ वो भी नहीं है, और क्या है उसका जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स व्हाट इज हैपनिंग, वी आर डूइंग अ बेटरमेंट इन दिस पार्ट कि कैसे उसका क्लासिफिकेशन और भी आपका मैंने लाइक परफेक्ट हो पाए, राइट। सो दैट इज सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स किसके ऊपर एम कर रहा है बच्चों, वो देखो कि अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, दैट इज द फाइलोजेनी ऑफ द स्पीशीज, देन ग्रुप ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री। ऐसा हो सकता है कि जो फीचर्स है उसमें सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो place those organisms based on the similarities regarding the evolutionary history of that particular organism and other few organisms. Okay, then उसके बाद क्या है देखिए कि molecular data, genetics, fossil along with other जो informations है वो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो these are the purpose or benefits of the phylogenetic relationship, और specifically अगर हम लोग बोले this part systematics. So basic difference between taxonomy and systematics क्या हो गया, taxonomy is the science of classifying and scientifically naming an organism, ठीक है, क्लासीफाई कर दिया। और सिस्टमैटिक्स क्या हो गया, टैक्सोनॉमी में जो है लाइक टैक्सोनॉमी में क्या हो गया, क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिज्म, नेमिंग प्लस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें आपका जो डिफरेंस है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच में, चलिए ये वाला हम लोग स्टडी कर लेते हैं। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रोसेसेस। क्या क्या प्रोसेस है बच्चों,
कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। हम लोग ये जो कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन हम लोग अलग से अभी तक नहीं किए हैं, करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये तीन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, राइट। सो नाउ यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। Systematic deals with the study of diversity of living being. It includes क्या क्या, characterization, identification, nomenclature, classification, affinity. Now this is very important. क्या हो रहा है, characterization हम लोग करेंगे, थोड़ा मैं एक लाइन में आप लोगों को बता देती हूँ. What is characterization? Characterization is the study of different characters, external, internal, of a particular organism, of a particular group of organism. कि आपके पास एक set of characters रहेगा, उसी कैरेक्टर के साथ हम लोग जिस ऑर्गेनिज्म को अभी एनकाउंटर किए हैं, विच वॉज नॉट नोन बिफोर, उसके कैरेक्टर्स को हम लोग मैचिंग करवाएंगे. ओके, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, राइट. तो नाउ ये जो है कि मैंने एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को बिल्ड करना, राइट, मैंने एक नोट रखना कि ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर वी नीड टू फोकस, दैट इज कैरेक्टराइजेशन. तो सिस्टमैटिक्स में देखिए ये चार तो कॉमन है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये दोनों के लिए कॉमन है, ये याद रखिएगा. ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच आर द कॉमन स्टेप्स अंडर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. तो ये चार आपके कॉमन स्टेप्स हो गए. एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक्स्ट्रा हुआ आपका एफिनिटी. एफिनिटी इन दिस केस मीन्स व्हाट, एफिनिटी इन दिस केस मीन्स रिजेम्बलेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. मतलब एफिनिटी को हम लोग जस्ट एक दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, दिस इज द फाइलोजेनेटिक एसोसिएशन. रिजेम्बलेंस मतलब क्या, हम लोग तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ और किस किस चीज का आपका सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है, वो कहां से इवॉल्व किया है, ये सभी स्टडी करेंगे, करेक्ट. तो ये सब हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, तो उसके साथ मेरा क्या हो रहा है, रिजेम्बलेंस, हम लोग द एफिनिटी. तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो एफिनिटी है, ये एफिनिटी इज बेसिकली रिजेम्बलेंस. So, this is nothing but the study of the phylogeny. Okay. Now this is very important, phylogeny. Got it? Okay. So ये हो गया. Next point देखिए बच्चों क्या है, unit of taxonomy is species. This is a very important point. इससे आपका question आ सकता है. Unit of taxonomy is species. Unit of systematics is population. Very very important. तो ये question आ सकता है, ये species हो गया और unit of taxonomy is population. मतलब हम लोग करते हैं ना कि simplest unit, like cell is the most basic unit of living organism. वैसे ही species हो गया unit of taxonomy, और वो वहां पे क्या हो गया, population is the unit of taxonomy. अब उसके इर्द गिर्द आपका जो उसका एक्सपेंशन होगा, ब्रॉडनिंग होगा, वो आपका होगा. Got it? Next, this term was given by A.P.D. Kendall. कौन सा टर्म, ना जो आपका टैक्सोनॉमी वाला टर्म है, दैट टर्म वाज प्रोपोज्ड बाय A.P.D. Kendall. और सिस्टमैटिक्स में आपका क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक्स में दिस टर्म वाज गिवन बाय लिनियस. कैरोलस लिनियस बहुत फेमस मेंबर है, याद ही होगा आप लोगों को. तो ये इन दो साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने ये दो टर्म को प्रपोज किया था. तो होप द डिफरेंस इज क्लियर, राइट. ये वाला हो गया. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी. ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. आप थोड़ा इसको इलाबोरेट फॉर्म में, इसका डेफिनेशन क्या है, किसके बाद क्या आ रहा है, वो हम लोग देखेंगे. तो चलिए देखते हैं क्या है. टैक्सोनॉमी में देखिए क्या है. टैक्सोनॉमी में फर्स्ट है आपका कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. ओके, क्लासिफिकेशन है, उसके बाद नोमेनक्लेचर है, उसके बाद कि नेमिंग लास्ट में करेंगे. तो कैरेक्टराइजेशन फर्स्ट, फ्लो चार्ट फॉलो कीजिएगा, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर. सो कैसे आप लोग याद रख सकते हैं, CICN करके याद रख सकते हैं. फर्स्ट C विल बी आपका कैरेक्टराइजेशन और सेकेंड C विल बी क्लासिफिकेशन. कैसे याद रखोगे, H comes prior to L if we consider the A to Z वाला अल्फाबेट 26 वाला, तो वही CICN. तो
सी के बाद आइदर एच होगा कैरेक्टराइजेशन या क्लासिफिकेशन के लिए एल होगा, तो जो एच पहले आ रहा है तो फर्स्ट आपका हो गया कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, फाइनली आपका नोमेनक्लेचर। तो इस एक्रोनिम से आप लोग याद रख सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं कि डेफिनेशन वाइज क्या है। हम लोग तो डिस्कस कर ही लिए हैं, अब चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन वाइज क्या है। कैरेक्टराइजेशन देखिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो एक कैरेक्टराइजेशन में क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो सेट ऑफ डेटा हम लोग बनाए हैं कि ये कैरेक्टर्स होना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज कैरेक्टर्स, नॉट ओनली इंटरनल कैरेक्टर्स बट द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑल्सो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हुआ है, तो वो सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, सी आई में मैंने क्या बोला है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये जो मंकी है ये कंफ्यूज है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके कंफ्यूजन को चलिए हम लोग दूर करते हैं। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रायर टू नोमेनक्लेचर, राइट, कि जो ऑर्गेनिज्म मुझे मिला उसको तो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने कैरेक्टर्स को स्टडी किया, बट सिर्फ स्टडी करने से तो नहीं चलेगा, या जो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज कैरेक्टर्स है उससे मैच करने से भी नहीं चलेगा। वी नीड टू गिव द प्रॉपर specific features of the organism which we want to classify, which we want to name, right? तो वो है कि correct description of organisms prior to nomenclature. Classification क्या हो रहा है, grouping of organisms into categories on the basis of similarities and differences. कि हम लोग ये तो ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं अभी, कि organism को कहाँ पे place करेंगे, किसके ऊपर, ना on the basis of the similarities and the differences, right? तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर लास्ट में क्या है, द नोमेनक्लेचर वाला पार्ट। नोमेनक्लेचर में आपका क्या हो रहा है, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि उसके कुछ रूल्स रहेंगे, रूल्स के ऊपर बेस करके हम लोग ऑर्गेनिज्म को नेम करेंगे, दैट इज नोमेनक्लेचर, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ही लोगों का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, दैट इज गिवन, राइट। तो ये हो गया। तो दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो मैं बोल रही थी, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा जो रूल्स को सेट करेगा कि एक ऑर्गेनिज्म को कैसे नेम करना है, हु विल कीप ट्रैक कि ऑलरेडी दिस नेम हैज बीन असाइन्ड टू सम ऑर्गेनिज्म एंड वी कैन नॉट यूज द एग्जैक्ट सेम नेम फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म, राइट। जो मैंने क्लास वाला एग्जांपल दिया कि सम स्टूडेंट्स माइट हैव सेम नेम्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट पेरेंट्स, सो वन कपल cannot know कि दूसरा कपल क्या नेमिंग कर रहा है उसके बच्चे का। Obviously, तो there might be similarities, but in this case, as the organization is the single one जिन्होंने रूल्स को बनाया है, जिनके पास आपका डेटा है, तो द साइंटिफिक वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के किसी भी जगह पे साइंटिस्ट रहे, सपोज इंडिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई रशिया में है, जो भी है, उनके पास वो डेटा अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। बेस्ड ऑन दैट ओनली दे आर गोइंग टू नेम द ऑर्गेनिज्म, and each and every organism in the entire biosphere will be having exclusive names, right? अलग अलग नाम होगा। तो क्या क्या है देखिए, यहां से भी क्वेश्चन आता है। फुल फॉर्म्स यू मस्ट रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर विच इज ICZN। तो क्या हो गया बच्चों, फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जूलॉजी में आप लोग अभी नीट के लिए क्या पढ़ते हो, एनिमल साइंस पढ़ते हो, राइट। तो कोई भी एनिमल को अगर हम लोग नेमिंग करना चाहें, वी नीड टू फॉलो दिस कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, राइट। देखिए क्या है, by the end of the 19th century, it became apparent that more and more problems have been created instead of amicable settlement. Like settle करने से तो सिर्फ नहीं होगा, एक स्टैंडर्डाइज रूल रहना पड़ेगा कि जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। सेटलमेंट में मैंने वर्बली आपको बोल दिया कि हाँ ये है, वो है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप करोगे कि नहीं करोगे, दैट इज कंप्लीटली अपॉन यू, बट इफ वी हैव स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको साइंटिफिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना है, सर्वाइव करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स एसेंशियल टू हैव एन इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल जूलॉजी, लाइक इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल जूलॉजी मीन्स नेमिंग। द नेमिंग वाले पार्ट के लिए आपको पर्टिकुलर कोड रखना पड़ेगा, हुआ। फिर उसके बाद वोटिंग, अप्रूवल सब करके इंटरनेशनल कोड फॉर
जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ट्रस्ट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये हुआ था कौन से ईयर में? देखिए 1961 में हुआ था। तो ये एनिमल्स वाला हो गया। अब आते हैं मेरे सब्जेक्ट में, जिसका क्लास आप लोग कर रहे हो बॉटनी का, कि प्लांट का नेमिंग कौन करेगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर जो है, ये जो रूल्स को सेट करते हैं उसके ऊपर बेस करके आपका जो प्लांट्स है उसका आपका नेमिंग होगा। तो नेम देखिए कोई भी लिविंग नॉन लिविंग के लिए हो सकता है, बट इन दिस केस वी आर फोकसिंग ऑन द plants only, right? We are focusing on the plants. When it comes to naming of plants, it is called botanical nomenclature. ये आपका हो गया zoological nomenclature, ये आपका हो गया botanical nomenclature. So the process of naming plants based on international rules proposed by botanists to ensure a stable and universal uniform system is called botanical nomenclature. ये बहुत important है, stable and यूनिवर्सल सिस्टम, कि कहीं पे भी वर्ल्ड के ये वाला कोई किसी भी साइंटिस्ट को कोई भी प्लांट मिला है उसको नेमिंग करना वो फॉलो करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड रूल को ही। समझ में आ गया बच्चों? तो फुल फॉर्म्स याद रखिएगा। तो एनसीईआरटी में देखिएगा आईसीबीएन का फुल फॉर्म दिया हुआ है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या ऑफ, तो सेम थिंग ओनली। नेक्स्ट आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपका क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है द सिस्टम विच इज फॉलोड मोस्ट वाइडली टू नेम ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पहले हम लोग थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए बाई का मतलब बच्चों क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू। नोमियल इज कमिंग फ्रॉम टू पार्ट्स, राइट? Two parts and nomenclature तो is naming. So this name will be having two parts. Name of organism will be having two parts. That is binomial nomenclature. तो इस binomial nomenclature को किन्होंने माने किस साइंटिस्ट ने, किस बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था? Again this famous बायोलॉजिस्ट जिसका फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है, कौन है ये है आपके कैरोलस लिनियस। ओके, कभी कभी इनको कार्ल लिनियस भी बोला जाता है, तो सेम पर्सन। ओके, कैरोलस लिनियस। सो नाउ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपका क्या हुआ? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपका लिविंग स्पीशीज को नेम करना है, तो उसके जो जो रूल्स थे वो फॉलो हुआ। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए कैसा है, चलिए देखते हैं। टाइगर है, टाइगर का साइंटिफिक नेम इज पैंथेरा टाइग्रिस। ओके, तो देखिए ये जो है दिस इज द जीनस नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड टाइग्रिस दिस इज द स्पीशीज नेम। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जो ये दो पार्ट्स होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कौन कौन से दो पार्ट्स होंगे? वन विल बी द जीनस, वन विल बी द स्पीशीज। ओके, वन विल बी द जीनस, वन विल बी द स्पीशीज। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि ये जो साइंटिफिक नेमिंग हम लोग कर रहे हैं, व्हाई साइंटिफिक नेमिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। साइंटिफिक नेमिंग क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखिए अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में क्या डिस्कस किया कि स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ रूल्स रहेगा जिसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा, जो भी साइंटिफिक वर्ल्ड है फॉलो करेगा। तो ये जो है कि यहाँ पे सपोज इंडिया में एक ऑर्गेनिज्म का कुछ नाम है, दूसरे जगह पे उसी ऑर्गेनिज्म का कोई दूसरा नाम है, तो ये दो जगह से जब एक एक साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ मिलेंगे, दे विल बी रेफरिंग टू द सेम ऑर्गेनिज्म बट विद डिफरेंट नेम्स, बट आइदर ऑफ देम, किसी को भी तो पता नहीं है कि एक्चुअली तो वो लोग सेम ही ऑर्गेनिज्म को रेफर कर रहे हैं। तो आप बताओ कि कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो फॉर दैट like exclusive name for each and every organism is essential, and that is used universally. For that this scientific name is important, कि एक scientific name रहेगा जिसको सभी लोग फॉलो करेंगे। समझ में आया क्यों साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है? ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा।
तो अब ये जो साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीशीज हो गया, कभी कभी आप लोग देखिएगा कि कोई नेम है, जैसे कि मैं ले लेती हूं मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है ना। तो ये तो साइंटिफिक नेम हो गया। कभी कभी देखिएगा साइंटिफिक नेम के पीछे, ये तो पूरा आपका माने लाइक साइंटिफिक नेम वाला पार्ट ये है, इसके बाद ऐसे कुछ लिखा रहता है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्पीशीज का नेमिंग किया है। ओके, तो डिस्कवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज नेम इज डन बाय कैरोलस लिनियस। तो लिन का मतलब आपका हो गया लिनियस, जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्पीशीज का नेमिंग किया है, नेमिंग का डिस्कवरी किया है, हुआ। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डज द थर्ड कंपोनेंट रिप्रेजेंट। तो थर्ड कंपोनेंट कुछ भी रहे, शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम लिखा रहेगा जिनके साथ ये साइंटिफिक नेम इज कनेक्टेड, जिन्होंने ये साइंटिफिक नेम को दिया था। अब देखिए यहाँ पे जो नाम, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है पैंथेरा टाइग्रिस का, दैट इज रिटन इन इटैलिक्स। यू कैन सी दिस इज नॉट नॉर्मल लाइक दिस, ओके, दैट इज रिटन इन इटैलिक्स। वेयर एज मैंने जो यहाँ पे नाम लिखा है दैट आई हैव अंडरलाइंड, दैट इज नॉट रिटन इन इटैलिक्स बिकॉज विथ हैंड इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट इन इटैलिक्स, राइट। सो मैंने ऐसे अंडरलाइन किया है। सो बेसिकली ये जो यहाँ पे फॉलो हुआ है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, दीज आर सम रूल्स विच वी मस्ट फॉलो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि ऐसे नाम को लिखना है, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पूरे बायोलॉजी, पूरे लाइफ में अगर बायोलॉजी आप लोग पढ़ोगे तो ये रूल विल रिमेन कांस्टेंट, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा फॉर साइंटिफिक राइटिंग, साइंटिफिक नेम राइटिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो ये इटैलिक्स और ये अंडरलाइन वाला हो गया। मतलब क्या, यहाँ से एक सिंपल कंक्लूजन तो हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं। क्या सिंपल कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि जब बुक में प्रिंटेड रहेगा ये, या ऐसे डिजिटली प्रेजेंट रहेगा, लाइक गूगल में या कहीं पे भी प्रेजेंट रहेगा, उसमें आपका इटैलिसाइज्ड रहेगा, मतलब इटैलिक्स में लिखा रहेगा जो आपका साइंटिफिक नाम है। वेयर एज जब मैं हाथ से लिखूंगी वहां पे तो इटैलिक्स में लिखना इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो वहां पे मुझे क्या करना है, मैं अंडरलाइन करूंगी। ये जो अंडरलाइन करना है इसका मतलब है कि वो आपका साइंटिफिक नेम है। तो इसका भी रूल्स है, वो हम लोग देखेंगे। नाउ देखिए, मैंगीफेरा इंडिका, टाइग्रिस, पैंथेरा, ये क्या कॉमन इंग्लिश वर्ड्स है? ये तो कॉमनली हम लोग थोड़े ना यूज करते हैं, ये तो हम लोग सिर्फ बायोलॉजी के बुक में पढ़ते हैं। तो कॉमन इंग्लिश टर्म तो नहीं है, बट वी आर राइटिंग इट इन इंग्लिश। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज दिस? तो यहाँ पे देखिए, साइंटिफिक नेम्स जो है उसका लैंग्वेज, लैटिन इज द लैंग्वेज ऑफ साइंटिफिक नेम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सब को यूज नहीं किया गया, लैटिन को यूज किया गया। क्यों लैटिन को यूज किया गया? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्यों यूज किया गया है लैटिन को? बिकॉज इट इज नो लॉन्गर स्पोकन एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज। नो लॉन्गर स्पोकन एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज मतलब दिस इज अ, ये नोट करना बच्चों, दिस इज अ डेड लैंग्वेज। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। दिस इज अ डेड लैंग्वेज। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज मतलब क्या है कि लैटिन को और कोई भी यूज नहीं करता है। तो जब कोई लैंग्वेज को यूज नहीं किया जाएगा या बहुत रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में यूज किया जाएगा, उसका चेंज होने का चांसेस भी एकदम जीरो, नेग्लिजिबल हो जाएगा, कि चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है, आप लोग अगर देखोगे, हम लोग रेगुलर जो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली जिसका जो मदर टंग है, वो हम लोग जब यूज करते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स आज से 50 साल पहले कुछ और तरीके से प्रोनाउंस होता था, उसका स्पेलिंग कुछ और होता था। अब विथ टाइम उसका थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है ना, उसका थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, अब कुछ बन गया है, बट माने द ऑब्जेक्ट विच वी आर रेफरिंग टू रिमेन्स द सेम। ऐसा होता है ना, क्यों? क्योंकि 50 साल पहले लोगों का जैसे एक्सेंट था, वहां पे
पर्टिकुलर ब्रेक करके बोलने का तरीका था, तब वो एक टाइप का था। अब धीरे धीरे विथ लाइक वर्ड ऑफ द पीपल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसका थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते आज वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो ये एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा होता है, सारे लैंग्वेज में ही होता होगा, राइट? तो वो क्यों होता है? बिकॉज वी आर यूजिंग दैट लैंग्वेज, that is why there is a scope, there is a chance that it might get changed. तो अगर लैटिन को हम लोग ऐसे ही यूज करते, मैंगीफेरा आज मैंगीफेरा है, आज से 50 साल बाद मैंगीफेरा शायद कुछ और हो जाएगा, मोंगी हो जाएगा, मोंगीफेरा हो जाएगा या मोंगीफेरिक हो जाएगा, क्योंकि बार बार यूज करते करते मैंगीफेरा लोकलाइज ऐसे चेंज होते होते, माने मैंगीफेरा जो टर्म हो रहा है वही चेंज हो जाएगा। बट आज तो ये लैंग्वेज ही यूज नहीं होता है। तो मैंगीफेरा पहले जो लैटिन में यूज हुआ करता था, आज तो वो वर्ड ही यूज नहीं होता है, लैंग्वेज ही यूज नहीं होता है, तो देयर इज नो चांस कि वो चेंज हो, राइट? तो इसीलिए साइंटिस्ट ने लैटिन को चूज किया। डेड लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन पर्पस, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को लिखना है। आप लोगों को लगेगा कि ये टॉपिक बहुत इजी है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, वैसा नहीं है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो क्या है देखिए, लेट्स सी। ऑलवेज क्या है? रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑलवेज रिटन इन लैटिन एंड इन इटैलिक्स और अंडरलाइन। तो इटैलिक्स में कब होगा बच्चों? इटैलिक्स में कब होगा? जब वो प्रिंटेड रहेगा, प्रिंटेड और डिजिटल, तब आपका इटैलिक्स होगा। ओके, प्रिंटेड और डिजिटल, तब आपका इटैलिक्स होगा। बट अंडरलाइन कब होगा? जब ये आपका हैंड रिटन होगा। ओके, सो दोनों में अंतर है। हम लोग तो हैंड राइटिंग से इटैलिक्स लिखना तो इज नॉट इजी, राइट? तो ये हो गया प्रिंटेड और डिजिटल, और ये हैंड रिटन के लिए। अब अंडरलाइन करने का भी तरीका है, वो हम लोग देखेंगे। जीनस नेम इज रिटन फर्स्ट एंड इज कैपिटलाइज्ड। सो जीनस का जो नेम होगा वो आपका कैपिटलाइज्ड होगा। कौन सा? पूरा नहीं, फर्स्ट लेटर। तो जीनस क्या है? जीनस इज द जेनेरिक नेम, जीनस इज द जेनेरिक नेम। तो जीनस और जेनेरिक नेम क्या सेम है ना? हम लोग यूज करते हैं इंटरचेंजेबली, बट इट इज नॉट द राइट, लाइक नॉट द परफेक्ट थिंग टू डू। We use it interchangeably, like कि हाँ ठीक है, जेनेरिक नेम जो है वही जीनस है, स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट भी हाँ ठीक है, सेम ही चीज़ है, बट देयर आर डिफरेंसेस, वो हम लोग सीखेंगे। तो जीनस नेम इज रिटन फर्स्ट एंड इज कैपिटलाइज्ड। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने जीनस का नाम देखे हो, मैंगीफेरा क्या है? मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इज द जीनस, ओके, and indica is the species. Sorry. तो यहाँ पे देखिए, first letter of the genus is written in capital and first letter of the species is written in small. राइट, तो यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये फॉलो होगा वेदर इट इज प्रिंटेड और यू आर राइटिंग इट विथ हैंड और इट इज डिजिटलाइज्ड, ये चीज आपका फॉलो होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीशीज इज स्मॉल, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए फिर वापस जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जीनस नेम इज रिटन फर्स्ट एंड इज कैपिटलाइज्ड, तो हो गया। एंड इज कैपिटलाइज्ड मतलब क्या? ये एंड इज कैपिटलाइज्ड मतलब का क्या हो गया? जो आपका फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस है। स्पीशीज नेम इज रिटन सेकेंड एंड इज नॉट कैपिटलाइज्ड। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज लोअर केस, ओके, लोअर केस में होगा, राइट? तो ये वाला हो गया, स्पीशीज नेम इज रिटन सेकेंड एंड इज नॉट कैपिटलाइज्ड। अब देखिए, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है बच्चों एग्जाम्पल? हाँ एक सेकेंड। एग्जाम्पल में देखिए, कॉमन नेम बनाना है, बनाना दिख रहा है आप लोगों को। तो बनाना का साइंटिफिक नेम देखिए क्या है, मूसा पैराडिस्कम। ओके, मूसा पैराडिस्कम इज द साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम ये तो डिजिटली प्रेजेंट है, तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि ये इटैलिक्स में है। बट जैसे ही मैं इसको हाथ से लिखूंगी, मूसा को मुझे अंडरलाइन करना है, पैराडिस्कम को मुझे अंडरलाइन करना है। फर्स्ट लेटर ऑफ द मूसा विल बी कैपिटल, दैट इज एम कैपिटल, एंड पी विल बी इन स्मॉल।
अब अंडरलाइन का जो रूल मैंने बोला क्या है, अंडरलाइन जो है ये जीनस एंड स्पीशीज आर सेपरेटली अंडरलाइंड। सेपरेटली अगर आप क्या करोगे, इसको ऐसे अंडरलाइन कर दोगे, हाथ से लिख के हाथ से लिख के पूरा ऐसे अंडरलाइन कर दोगे, तो ये आपका गलत हो गया, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेपरेट सेपरेट, बट ये कब, जब ये हैंड रिटन होगा। इटैलिक्स अगर है, वी डोंट नीड टू अंडरलाइन इट, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूं, ठीक है ना। तो लाइक लेट अस कंसीडर दिस वन, कैट। कैट का साइंटिफिक नेम देखिए क्या है, कैट का साइंटिफिक नेम इज फेलिस कैटस, राइट। कैट का साइंटिफिक नेम इज फेलिस कैटस। ये में लिखा हुआ है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है। इसी को अगर मैं हाथ से लिखती, फेलिस कैटस, C small f capital, underlined separately. And when it is written in italics, there is no requirement of underlining, but the capital rule remains the same. ठीक है, तो ये सब बच्चों हो गया रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कैसे साइंटिफिक नेम को लिखना है, ठीक है। तो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जीनस फर्स्ट होगा, स्पीशीज सेकंड में आएगा। जीनस का फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर विल बी इन स्मॉल। इफ इट इज प्रिंटेड और डिजिटलाइज देन इट विल बी इन इटैलिक्स, बट इफ इट इज हैंड रिटन, जीनस एंड स्पीशीज मस्ट बी अंडरलाइंड सेपरेटली, ओके। सो दीज आर द रूल्स ऑफ द binomial nomenclature. Next, binomial nomenclature और scientific name both are very well connected, एक दूसरे के साथ एकदम कनेक्टेड है, बट दे आर नॉट द सेम थिंग। उसी का यहाँ पे एक मैंने चार्ट लगाया है। ये सब बहुत माइन्यूट चीजें हैं, बट यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट। कल ही मैंने क्या बोला, यू शुड डीकोड एवरीथिंग यू आर स्टडिंग, स्पेसिफिकली द एनसीईआरटी लाइन्स विच यू आर स्टडिंग, दैट यू मस्ट डिकोड प्रॉपरली, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, द सिस्टम और मेथड यूज टू गिव नेम्स टू लिविंग थिंग्स। जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको नाम देना, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो CICN का जो N है, दैट इज नोमेनक्लेचर, ओके। साइंटिफिक नेम क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हेल्प से जो नाम हम लोगों ने दे दिया है, दैट पर्टिकुलर नेम process is binomial nomenclature and the particular name is the scientific name, the result of binomial nomenclature. Next, binomial nomenclature is the rule, okay, binomial nomenclature is the rule, whereas scientific name क्या है, the name you get after applying the rule. So both are not the same. So अगर statement में आ जाएगा binomial nomenclature and scientific name can be used synonymously, वो आपका गलत हो गया, वो सिनोनिमसली हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेल्स अस दैट ह्यूमंस मस्ट हैव अ टू वर्ड लैटिन नेम, जीनस एंड स्पीशीज, जो साइंटिफिक होमो सेपियंस हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस इज होमो सेपियंस। सो बेसिकली इट इज टेलिंग कि हाँ ये आपका होगा, लाइक टू पार्ट्स रहेगा, जीनस होगा होमो, स्पीशीज होगा सेपियंस, बट हम लोग जब होमो सेपियंस लिख रहे हैं, दैट पर्टिकुलर होमो सेपियन इज नॉट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट पर्टिकुलर होमो सेपियन इज द साइंटिफिक नेम, okay. So hope it's clear बच्चों. So they are related but not exactly the same. So binomial nomenclature is the method, scientific name is the final name. Clear? Okay. Now जो मैं बोल रही थी कि जीनस स्पीशीज, ये जो कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक एपिथेट फिर जेनेरिक नेम, ये क्या आइडेंटिकल है या अलग अलग है? देखिए, दे आर रिलेटेड, जैसे ये दो रिलेटेड है, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, ओके। तो क्या हम लोग करेंगे, चलिए देखते हैं। जेनेरिक नेम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम, फर्स्ट पार्ट साइंटिफिक नेम का जेनेरिक नेम, कोई भी आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी साइंटिफिक नेम। मैंगीफेरा जेनेरिक नेम है, फिर आपका पैंथेरा जेनेरिक नेम है, मूसा जेनेरिक नेम है, होमो जेनेरिक नेम है, तो ये सब जेनेरिक नेम है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम इज द जेनेरिक नेम। अब जीनस क्या है, जीनस इज द टैक्सोनॉमिक रैंक विच इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर स्पीशीज। आई होप यू रिमेंबर, वो अब हम लोग जस्ट एक दो स्लाइड बाद ही करेंगे, कि जो वो कैटेगरी था
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वहां पे हम लोग जीनस लिखते थे. तो जीनस इज द रैंक और जेनेरिक नेम क्या है? जेनेरिक नेम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम एंड जीनस इज द रैंक which has all the first parts of the name. Hope you are getting the difference. So genus is the rank and generic name is the name for that particular rank. Like genus के अंडर में आपका different generic name है, तो उसी को हम लोग genus बोल रहे हैं, genus species. तो यहाँ पे जो लिखा है कि a scientific name will have a genus and a species, मतलब first part the generic name, second part the specific epithet. अब rank के respect से जब हम लोग उसको explain करेंगे, first part is the genus, second part is the species. So this is the minute difference which is present. Specific epithet, second part of a scientific name. Species क्या है? Entire group of the organisms which are capable of interbreeding. Species का definition कल हम लोग किए थे, if you remember, organisms which are capable of interbreeding among themselves and result in fertile offspring and are reproductively isolated from other groups, that will be considered to be a species, right? So ये क्या है? Species entire group of organisms है. तो second वाला part क्या है? Specific epithet of the scientific name. तो scientific name में first part generic name, second part specific epithet. तो अब जीनस क्या हो गया? वो भी एक रैंक है. स्पीशीज जो है, जीनस के बाद कौन सा आपका टैक्सोनॉमी कैटेगरी में आता था? वो भी तो एक आपका रैंक ही हुआ जीनस के बाद जो आ रहा है. एंड द स्पीशीज इज बेसिकली द ओनली रैंक विच हैज रियल एग्जिस्टेंस. किंगडम, अगर मैं बोलूंगी आप लोग मुझे किंगडम एनिमेलिया दिखाइए, दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे. किंगडम तो ये सब जो कैटेगरी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब रैंक है विच हैज बीन like devised by the taxonomists. उसका रियल टाइम में एग्जिस्टेंस नहीं है. मैं अगर बोलूंगी किंगडम एनिमेलिया दिखाओ, आप लोग क्या दिखाओगे? बट मैं अगर ये बोलूं आप लोग मुझे टाइगर स्पीशीज दिखाइए, तो आप मुझे दिखा दोगे कि मैम दैट इज अ टाइगर इनसाइड द जू. हो गया. तो एक्चुअली यू पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्पीशीज ओनली. तो किसका रियल टाइम एग्जिस्टेंस है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन नीट. रियल एग्जिस्टेंस किसका है? स्पीशीज का है. बाकी किसी भी कैटेगरी का आपका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है. वो सिर्फ रैंक है दैट हैज बीन डिवाइज्ड बाय द टैक्सोनॉमिस्ट फॉर कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज. Okay, hope it is clear everyone. This minute differences, if you have any doubt you can ask me. Okay, नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये क्या है? देखिए, हायरार्की का मतलब क्या है आप लोग जानते ही हो कि लाइक एक स्टेज, एक हायरार्की फॉलो, एक स्टेज को फॉलो करना एक के बाद एक. जैसे कि मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट्स हैं, क्लास का एक मॉनिटर होता है, तो सबसे नीचे आएगा स्टूडेंट, उसके बाद क्लास मॉनिटर, उसके बाद क्लास टीचर के बाद आपका प्रिंसिपल बा हेड मिस्ट्रेस जो भी है. तो ये प्रॉपर हायरार्की है. तो क्लास के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दे कैन गो टू द क्लास मॉनिटर एंड टेल, क्लास मॉनिटर विल गो एंड टेल टू द क्लास टीचर विल गो एंड टेल टू द प्रिंसिपल. तो ये फॉलो होता है, दैट इज हायरार्की. एक सीक्वेंस रैंक कि किसके बाद किसको आना है. डायरेक्टली स्टूडेंट जाके प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन कर दे रहा है, दैट इज अ रेयर फेनोमेनन. तो ऐसे करके हायरार्की, कोई भी आप एक किंगडम में जाइए, किंग वाला किंगडम, लाइक रियल किंग क्वीन वाला किंगडम, वहां पे भी एक हायरार्की रहता है. किंग है, उनका जो मंत्री है, जो मैनेजर है वो है, उनके नीचे और कुछ आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे करके चलता है. तो दैट इज हायरार्की. तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग various organisms into successive levels of the biological classification, either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species and vice versa. ये बाद में करते हैं. ये वाला क्या हो गया? देखिए, arranging various organisms into successive levels of the biological classification. तो अरेंज करेंगे, तो कैसे देखिए हम लोग अरेंज कर रहे हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. बट मैं तो इसको ऐसे भी रीड कर सकती हूँ. मैंने रीड किया इस डायरेक्शन में, किंगडम टू स्पीशीज, बट मैं तो इसको ऐसे भी रीड कर सकती हूँ कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, वैसे भी कर सकती हूँ. तो ये जो पार्ट है दैट इज रिटन इन दिस, आइदर इन अ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज एंड वाइस वर्सा. तो
इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या हो रहा है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, माने ऊपर की तरफ जा रहा है, जितना बड़ा हो रहा है। देखिए स्पीशीज छोटा, उससे थोड़ा बड़ा जीनस, उससे थोड़ा बड़ा फैमिली, उससे थोड़ा बिग है आपका ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, या ऊपर से नीचे आना। ओके, किंगडम से फाइलम थोड़ा छोटा हुआ, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो आइदर वे ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ द हायरार्की इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक। जो मैं लिख रही थी, स्पीशीज इज अ रैंक, तो इसको हम लोग कैटेगरी भी बोल सकते हैं या आपका रैंक भी बोल सकते हैं। ये जो है स्पीशीज इज अ रैंक, जीनस इज अ रैंक या कैटेगरी, फैमिली इज अ कैटेगरी, ऑर्डर इज अ कैटेगरी। तो ऐसे, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट दिस कम्स कि इसको अरेंज करना, इधर इस ऑर्डर में रहेगा, नहीं तो इस ऑर्डर में रहेगा। कभी कभी क्या करता है बच्चों, एनटीए में आप लोग अगर पीवाईक्यूज देखोगे, पूरा 7 कैटेगरीज जो है ये नहीं देता है, क्या करता है, बीच में से उठा के दे देता है, लाइक क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो आप लोगों को तो सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। तो इफ दे टेल यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप लोगों को वो फॉलो करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग बोलेगा तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली हो जाएगा, इंक्रीजिंग बोलेगा तो फैमिली, ऑर्डर, क्लास हो जाएगा। तो वैसे करके यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होपफुली। नेक्स्ट लेट्स गो। नेक्स्ट देखिए, कैटेगरी को हम लोगों ने डिफाइन किया है, क्या है देखिए, किंगडम इज द हाईएस्ट लेवल और रैंक ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो ये जो 7 कैटेगरीज हम लोगों ने किया है, ये तो दिख रहा है किंगडम, जिसके लिए मैंने क्या बोला, लोएस्ट टू हाईएस्ट, लाइक असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग इस डायरेक्शन में जाएगा, और बिग टू स्मॉल डिसेंडिंग ऑर्डर इस डायरेक्शन में आएगा, किंगडम टू स्पीशीज। तो ये जो 7 है, इसी 7 को हम लोगों ने देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। बट आप लोग स्पेसिफिकली जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसमें आप लोग सुनते हैं कि ऐसा रहता है, सब फाइलम, सब फैमिली, सब क्लास, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, हाँ सुपर ऑर्डर, ये सब रहता है। तो वो सब तो नहीं लिखा है यहाँ पे। क्यों ऐसा है? बिकॉज ये जो 7 रैंक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी दी obligate categories। ऑब्लिगेट कैटेगरीज का मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेट टर्म का मतलब क्या है? मैंडेटरी, कंपल्सरी। तो ये जो 7 कैटेगरीज है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिगेट कैटेगरीज, जिसके कारण आप लोग देखिए सिर्फ ये जो 7 है, इस 7 का ही यहाँ पे आपका मेंशन है। बाकी जो भी आप लोग दूसरे चैप्टर में ये सब जो मैंने बोला, सब किंगडम, सब ऑर्डर, सब फैमिली, ये सब जो हम लोग सुनते हैं वो मेंशन नहीं है, बिकॉज दे आर नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरीज। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी में क्या आ सकता है। ट्राइब, स्ट्रेन, सब स्पीशीज, सब फैमिली, सुपर फैमिली, ये सब आ सकता है। एंड एक जो हम लोग बायोलॉजिकल में करते हैं, इफ यू रिमेंबर, डोमेन 3 डोमेन सिस्टम, कार्लूस का जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये जो है ये सब आप लोग थोड़ा ना ध्यान दे के देख लीजिएगा। डोमेन लगता है हम लोगों के दूसरे चैप्टर के साथ, स्ट्रेन लगेगा क्लास 12 में लगेगा स्ट्रेन। फिर आपका ये जो है स्ट्रेन और डोमेन, ये 2 आप लोग याद रख दीजिएगा। बाकी जो है उतना कुछ माने चैप्टर्स में स्पेसिफिकली एनिमल किंगडम में या प्लांट किंगडम में आपका थोड़ा बहुत लगेगा, बट ये जो है स्ट्रेन और डोमेन, ये दूसरे चैप्टर के साथ आपका कनेक्टेड है, दूसरे चैप्टर के साथ आपका रिलेटेड है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। तो ये आ जा रहा है आपके नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरीज में। तो डोमेन कहाँ पे रहेगा? अगर रहता है, डोमेन रहेगा किंगडम के ऊपर। तो किंगडम से बड़ा कौन हो गया? डोमेन हो गया, क्योंकि 3 डोमेन जो सिस्टम हम लोग करते हैं वहां पे डोमेन यूकेरिया के नीचे आपका क्या रहता है? किंगडम
फंगी किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया। तो डोमेन के नीचे आपका यूकैरिया आ रहा है। और ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन स्पीशीज, सब स्पीशीज, स्ट्रेन, उसके बाद मैंने स्पीशीज के नीचे आएगा। तो स्ट्रेन हम लोग क्लास 12 में देखेंगे, जेनेटिक्स में आएगा, स्ट्रेन लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो जिसके कारण हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये जो 7 है, इन्हीं 7 को हम लोग डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे। किंगडम हाईएस्ट लेवल ऑफ द रैंक, ठीक है। डिवीजन जो है, अब देखिए डिवीजन तो लास्ट स्लाइड में मेंशन नहीं था, ये डिवीजन क्यों आ गया? डिवीजन क्यों आ गया बच्चों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि आप लोगों का रिटेंशन भी हो। क्यों डिवीजन होता है? यहाँ पे अगर आप किसी पर्टिकुलर एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं, यू नीड टू मेंशन दिस 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज फॉर प्रॉपर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो फाइलम जो है वो स्पेसिफिक है एनिमल के लिए। किसी प्लांट को आप लोग स्टडी कर रहे हो, उसके लिए आपका हो गया डिवीजन। तो ध्यान देके देखिएगा, जब ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करने के लिए देगा, तो वो क्या ये मेंशन कर दिया है कि प्लांट के कैटेगरीज को करो या एनिमल के कैटेगरीज को करो? अगर प्लांट के कैटेगरीज को मेंशन कर दिया है, that means you need to choose division वाला option in the correct sequence instead of the phylum वाला option. Okay? Hope it is clear. Next चलो देखते हैं। तो ये डिवीजन हो या आपका, ये देखिए प्लांट का एग्जाम्पल दिया है मैंगोलियोफाइटा, जिसके कारण डिवीजन लिखा गया है यहाँ पे। यही हम लोग फाइलम लिखेंगे, फाइलम फॉर एनिमल्स। फिर तो क्या हो रहा है? किंगडम हाईएस्ट हो गया, जैसे कि किंगडम प्लांटी। तो यहाँ पे देखिए डिवीजन इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस। मतलब क्या है कि किंगडम जो है उसमें मल्टीपल डिविजन्स है, माने किंगडम प्लांटी के अंडर में मल्टीपल डिविजन्स है। डिवीजन क्या है? डिवीजन के अंडर में मल्टीपल क्लासेस है। क्लास में क्या है? मल्टीपल ऑर्डर्स है। क्लास कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स विच शेयर फ्यू सिमिलैरिटीज। ओके, ऑर्डर क्या है? इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ फैमिलीज विच शो लेस सिमिलैरिटीज अमंग देम। मतलब बहुत, ये जो क्लास हुआ, क्लास क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ फैमिलीज। फैमिली क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ जीनस। ओके, कि कॉम्प्राइजेस अ नंबर ऑफ जेनेरा विच शेयर सम सिमिलैरिटीज अमंग देम। जीनस क्या हुआ? अलग अलग स्पीशीज का कलेक्शन। और स्पीशीज क्या है? lowest of classification and shows the highest level of similarities among organisms. जैसे देखिए Helianthus tuberosus, Helianthus anus सॉरी, Helianthus anus तो अभी आप लोगों के सिलेबस में है, दैट इज सनफ्लावर फैमिली जो है, ठीक है ना, एस्टरेसी फैमिली। Helianthus tuberosus इज अ रूट वेजिटेबल। ओके, जेरूसलम आर्टिचोक बोला जाता है उसको। तो ऑफ कोर्स देखिए Helianthus in both cases similar, like same genus, but the species varies. So basically what you need to remember, जीनस क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो Helianthus अगर जीनस है, उसमें एनस भी है, ट्यूबरोसस भी है। जीनस हो गया। फिर फैमिली क्या है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल जीनस। ऑर्डर क्या है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फैमिली। ओके, फिर क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑर्डर। डिवीजन हो या आपका अगर एनिमल है, इन दैट केस फाइलम, कलेक्शन ऑफ क्लास। और किंगडम क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट, कलेक्शन ऑफ फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स। तो ऐसे करके आप लोगों को डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स आर गिवन इन दिस टॉपिक, सो और एक एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू स्टडी प्रॉपरली। ओके, इसके बाद देखिए कैटेगरीज एंड देयर सफिक्सेस। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि डिवीजन जो है, डिवीजन मतलब ये वाला, आप कोई भी डिवीजन का नाम देखिएगा, फाइटा से वो एंड होता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है देखिए फाइटा, तो डिवीजन का जो नाम है वो फाइटा से एंड होगा। ये सफिक्सेस है, माने पीछे जो आएगा मैंगेलियोफाइटा, तो कुछ भी फाइटा दैट विल रिप्रेजेंट द डिवीजन। सो ऐसा कोई टर्म अगर दे दे, जनरली नहीं देना चाहिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जांपल्स नहीं आएगा, बट स्टिल अगर थोड़ा लाइक कॉन्सेप्चुअल करना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर करना चाहिए, कुछ नाम दे दिया है, नाम शायद डायरेक्टली नहीं है, बट दिस फाइटा वाला थिंग यू मस्ट नो बिकॉज यू आर स्टडिंग द टैक्सोनॉमी। सो आपको बोला है कि आप चूज कीजिए कि ये जो टर्म्स है इनमें से डिवीजन कौन है। तो आप लोग क्या देखोगे कि फाइटा से कौन सा आपका एंड हो रहा है। तो जो टर्म आपके फाइटा से एंड हो रहा है, दैट टर्म विल बी योर
दिस डिविजन. ओके, देन सब डिविजन फाइटीना. सब डिविजन से उतना नहीं आएगा बिकॉज नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी हो जा रहा है. क्लास में देखिए क्या है, फाइसी प्लांट में, ऑप्सिडा भी, स्फेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, याद है प्लांट किंगडम में ये सब. और एई ये जनरली एनिमल्स के लिए होता है ऑर्डर, ठीक, सॉरी क्लास, ठीक है. तो ये प्लांट के लिए, ये एनिमल के लिए हो गया. ऑर्डर में देखिए एल्स. ओके, एल्स. सब ऑर्डर में इनसे. सब ऑर्डर फिर भी याद रख दीजिएगा, नोट्स तो आप लोगों को मिल ही जाएगा. फैमिली ए सी ई ए ई, ये याद है, सोलेनेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलेनेसी. सब फैमिली ओइडिया, सब फैमिली ओइडिया. तो इसमें कुछ आपके प्लांट्स के लिए है, कुछ आपके एनिमल्स के लिए, जैसे ऑर्डर एल्स, पोएल्स, वीट, ठीक है ना. तो ये सब आप लोगों को फैमिली, ये प्लांट के लिए है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा जो सफिक्स है. ओके, होप इट्स क्लियर स्टूडेंट. नेक्स्ट देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है फॉर क्वेश्चन पर्पस. स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, क्या है चलिए देखते हैं. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मेन और ऑब्लिगेट जो साथ है, तो यहाँ पे प्लांट का एक एग्जाम्पल है, एनिमल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है. तो क्या है देखिए, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में है. स्पीशीज, जीनस, माने एरो इज टुवर्ड्स दी अपर वाला कैटेगरी, यहाँ पे भी आपका सेम है. तो यहाँ पे क्या आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी, वहां से ही आपका क्वेश्चंस आता है. क्या है देखिए, इंक्रीज इन हायरार्की, ये तो इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आपका एरो है, डिक्रीज इन हायरार्की. इसको भी हम लोग नीचे से ऊपर कर सकते हैं, बट एग्जाम्पल में एक हम लोग नीचे से ऊपर करेंगे प्लांट के लिए, एनिमल के लिए ऊपर से नीचे में करेंगे. तो इंक्रीज इन हायरार्की, ये क्या हो गया, डिक्रीज इन हायरार्की. उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर टैक्सॉन. ऑब्वियसली, क्यों, स्पीशीज एक पर्टिकुलर है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज, जीनस में सपोज 2 स्पीशीज है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ आ गए ना. फैमिली में मल्टीपल जीनस है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में क्या है, जितने प्लांट्स है सब है. सेम इन दिस केस, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर टैक्सॉन. नीचे जब हम लोग आएंगे तो वो तो कम होता जाएगा. एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स हैं, पर्टिकुलर एक फाइलम, सपोज फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा या कुछ, उसमें सिर्फ आपके इंसेक्ट्स वाला जो ग्रुप है वो रहेगा. फिर क्लास पर्टिकुलर कोई एक होगा, ऑर्डर पर्टिकुलर. ऐसे करते करते जब तक हम लोग स्पीशीज में आएंगे, स्पीशीज मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. सो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर टैक्सॉन. ये जो टैक्सॉन वाला टर्म है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. टैक्सॉन एंड कैटेगरीज आर वेरी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल अगेन. ओके, सो इन दिस चैप्टर यू आर सीइंग कि देयर आर ऐसे बहुत सारे टर्म्स है विच आर हैविंग सिमिलैरिटीज बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, डिक्रीज इन सिमिलैरिटीज एमंग ऑर्गेनिजम्स. डिक्रीज इन सिमिलैरिटीज एमंग ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इंक्रीज इन सिमिलैरिटीज एमंग ऑर्गेनिजम्स. क्यों, जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज होगा उतना ही उनके बीच में आपका डिसिमिलैरिटीज बढ़ेगा, सिमिलैरिटीज आपका क्या होगा, कम होता जाएगा. सेम यहाँ पे इंक्रीज इन सिमिलैरिटीज. क्यों, हम लोग तो चीजों को स्ट्रीमलाइन कर दे रहे हैं. किंगडम इतना बड़ा, उससे छोटा फाइलम, उससे छोटा क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, करते करते स्पीशीज में आ रहे हैं. तो एक स्पीशीज में जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें तो सिमिलैरिटीज हाईएस्ट रहेगा, है ना. तो देखिए, इंक्रीज इन सिमिलैरिटीज इन ऑर्गेनिज्म. तो विथ रेस्पेक्ट टू डिसिमिलैरिटीज अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, डिक्रीज इन dissimilarities among organism. और यहां पे अगर हम लोग इन माने डिसिमिलैरिटीज के रेस्पेक्ट से लिखे तो क्या होगा, इंक्रीज इन dissimilarities among organism. This part is very very important. Hope it's clear. हम लोग क्यों कर रहे हैं, कोई डाउट होगा आप लोग पूछिएगा. तो ये एकदम एनसीईआरटी से लिया गया है. क्या है देख लेते हैं, चलिए. As we go lower from species to kingdom, species, the number of common characteristics goes on decreasing. As we go, not lower, it should be as we go higher from species to kingdom,
the number of common characteristics goes on decreasing. Lower the taxa, more the characteristics that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship. So as we go higher from species to kingdom, number of common characteristics goes on decreasing. Common characteristics कैसे इंक्रीज हो पाएगा? हम लोग तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कमिंग, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. लोअर द टैक्सा, मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर. जितना नीचे की तरफ आएंगे उतना सिमिलैरिटीज आपका इंक्रीज होगा, वो अभी हम लोग डिस्कस किए. सो हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटर्मिनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल. ऑब्वियसली जितना ऊपर की तरफ जाएंगे, दो ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज ढूंढ पाना विल बिकम मोर डिफिकल्ट. सो दिस लाइन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. ओके, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क. तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि कैसे हो रहा है. देखिए ये ऊपर में इतना बड़ा था, धीरे 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 वो नीचे की तरफ आ रहा है. डोमेन यहाँ पे मेंशन्ड है, बट रिमेंबर डोमेन इज नॉट एन ऑब्लिगेट कैटेगरी. ओके, दिस इज अ नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी. डोमेन यूकैरिया, किंगडम, फाइलम से ये सारे आपके ऑब्लिगेट है. देखिए किंगडम एनिमल में सब एनिमल्स है. फाइलम कॉर्डाटा फाइलम कॉर्डाटा में देखिए सिर्फ कॉर्डेट्स हैं. आप लोग ये सब एनिमल किंगडम में करते हो. क्लास मैमलिया, सिर्फ आपके मैमल्स हैं यहाँ पे. क्लास मैमलिया में एक पर्टिकुलर ऑर्डर है कार्निवोरा, जो कार्निवोर्स हैं वो सब है. उसमें एक फैमिली है उर्सेडे. उर्सेडे इज द बियर फैमिली. ओके, बियर फैमिली. जीनस उर्सस, स्पीशीज इज उर्सस अमेरिकनस. सो दिस इज द जाइंट जो बियर होता है, वो बियर यहाँ पे है. तो ये जो हुआ आप देख ही पा रहे हो, ब्रॉडर से कितना आपका नैरो स्ट्रीमलाइन होकर एक पर्टिकुलर स्पीशीज में आया है. सो दिस एग्जाम्पल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट देखिए, ये एनसीईआरटी टेबल 1.1 है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग एनसीईआरटी से ये कीजिएगा. क्या है बेसिकली, कुछ ऑर्गेनिजम्स को लिया गया है, देयर बायोलॉजिकल नेम मतलब यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स, उसका जीनस, उसका फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ प्लांट और एनिमल, उसको यहाँ पे लिखा गया है. आप लोग देख सकते हो. देखिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. कौन सा ले बोलिए तो? हम लोगों का ही ले लेते हैं. मैन, ह्यूमन. होमोसेपियंस उसका साइंटिफिक नेम है. साइंटिफिक नेम मतलब आपका इटैलिक्स में रहेगा या अंडरलाइन अगर हाथ से आप लोग लिख रहे हो. जीनस इज होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमालिया, फाइलम विल बी कॉर्डाटा. वैसे ही एक प्लांट का ले लेते हैं. मैंगो का एग्जांपल, मैंगीफेरा इंडिका, जीनस इज मैंगीफेरा. फिर एनार्केडियासी इज द फैमिली, सैपिंडल्स इज ऑर्डर, डाइकोटिलेडनी इज द क्लास, डाइकॉट्स वहां से, और एंजियोस्पर्म्स जो है, एंजियोस्पर्मी इज द डिवीजन. ओके, तो ये आप लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा. तो ये सब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ ये इस टेबल को आप लोग अच्छे से कीजिएगा. ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है. मैच द फॉलोइंग एक टेबल देके फिलअप करने के लिए भी दे सकता है, ABCD करके दे देगा. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट देखिए क्या है, टैक्सॉन वर्सेस कैटेगरी, जो मैं बोल रही थी. टैक्सॉन वर्सेस कैटेगरी में क्या है देखिए, अ टैक्सॉन डील्स विथ रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. ऐसे मैंने एक चीज क्या बोला आप लोगों को, स्पीशीज ही एक वो कैटेगरी है विच इज हैविंग अ रियल एग्जिस्टेंस. ठीक है ना, वही एक कैटेगरी है. अब कैटेगरी क्या है? कैटेगरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म दैट सिंपली रिप्रेजेंट्स अ रैंक और लेवल इन द क्लासिफिकेशन. तो कैटेगरी अभी तक हम लोग क्या देखे, एब्स्ट्रैक्ट टर्म है. लाइक एक आपका किंगडम है, फाइलम है, वो तो एग्जिस्टेंस उसका तो नहीं है, या फिर लाइक रियल कुछ चीज से हम लोग उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं. टैक्सॉन में बिलोंग टू एनी रैंकिंग, मतलब टैक्सॉन जो है, टैक्सॉन कैन बी अ क्लास, टैक्सॉन कैन बी अ स्पीशीज, टैक्सॉन कैन बी अ जीनस, कुछ भी. वेयर एज कैटेगरी एक पर्टिकुलर है, किंगडम एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, फाइलम एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, वैसे है. तो उसका एक एग्जाम्पल देखिए, टैक्सॉन ऑफ ह्यूमन इज मैमलिया. मतलब ये क्या है, ये तो एक क्लास है, तो ह्यूमन तो एक रियल ऑब्जेक्ट है, उसका टैक्सॉन क्या है आपका, मैमलिया है, मैमल्स है. मैमल्स को अगर मैं बोलूं कि मैमल्स को पॉइंट आउट कीजिए, आप लोग मैमल्स को पॉइंट आउट कर पाएंगे, करेक्ट. सो मैमल्स को आप लोग पॉइंट आउट कर पाइएगा. सो दैट इज द पॉइंट हियर कि रियल ऑब्जेक्ट. एंड ये क्या है, द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन इज क्लास, मतलब क्लास मैमलिया. कैटेगरी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन को हम लोग जब क्लासीफाई करेंगे तो कैटेगरी में हम लोग तो क्लास को भी मेंशन करेंगे. इस टेबल में तो हम लोग किए हैं, देखिए क्लास मैमलिया है ना. तो क्लास क्या है, कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस इज क्लास का मतलब क्या है, व्हेन वी आर क्लासिफाइंग द ह्यूमंस, क्लास इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी, किंगडम इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी, बट इट इज नॉट हैविंग एनी
अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है रियल लाइफ में। वेयर एज मैमल्स को मैं पॉइंट आउट करने बोलूंगी, आप लोग कर दीजिएगा मैमल्स को पॉइंट आउट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। इसके ऊपर भी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, डॉग्स कैट्स ये सबको लेके बहुत अच्छे से कीजिएगा, कोई डाउट होगा सो यू आर फ्री टू आस्क। ओके नेक्स्ट चलिए क्विकली विल गो थ्रू द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है। फर्स्ट क्या है देखिए, नोमेनक्लेचर इज governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? क्या है? First word in a biological name represents the genus name and the second is a specific epithet. This is a true thing, right? Second, biological names can be written in any language. गलत है ना? When written by hand, the names are to be underlined. True है. Names are written in Latin and are italicized. That is also true. तो गलत कौन सा मेरा हो गया? गलत चूज करने के लिए बोला है। कॉन्ट्रेरी माने लाइक इट इज नॉट प्रेजेंट इन द रूल्स, वो आपका हो गया। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, वो गलत है, सिर्फ लैटिन में लिखा जाएगा। मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम में हम लोग क्या देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम है, यहाँ पे डिप्टेरा, ये देखिए ये जो मैंने बोला वो जो टेबल 1.1 है वहां से आया है, तो आपका देख लेते हैं। चलिए हाँ, फाइलम में आपका आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, ओके। फिर आपके क्लास में आपका आ जाएगा ये वाला, ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, और आपका फैमिली हो गया मस्केडी। सो मेरा करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, ओके। करेक्ट विल बी डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, दिस एंटिटी इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, माने करेक्टली प्रिंटेड एज पर द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे देखिए जैसे ई कोलाई, बहुत बार आप लोग सुने हो, एस्चेरिशिया कोलाई, a commonly occurring bacterium in human intestine, but यहाँ पे Escherichia coli is not written. What is given? Entamoeba coli. Entamoeba histolytica होता है, Entamoeba coli नहीं होता है। Felis tigris, अभी टाइगर का नाम हम लोग देखें, Panthera tigris is the correct one. ये भी आपका गलत हो गया है ना। फिर उसके बाद देखिए Plasmodium falciparum, ये हम लोग बायोलॉजिकल में करते हैं, तो ये प्रोटोजोआ पैथोजेन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये आपका सही होगा। मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस लिजर्ड तो नहीं है, तो हाँ कॉमन हाउस फ्लाई है, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। Common characteristic between potato and tomato, this is a very famous and important question, will be maximum at the level of their family. Okay, आप लोग सोचोगे कि फैमिली के नीचे जीनस आता है, बट ये देखा गया है फैमिली में फ्लोरल कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग आर मैचिंग मोर अप्रोप्रिएटली इन केस ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली सोलेनेसी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द एनिमल इज करेक्टली मैच्ड with its particular taxonomic category. Housefly Musca order नहीं होता है, Musca domestica, Musca is a genus, humans primata तो family नहीं है, cuttlefish mollusca क्लास नहीं होता है, मोलस्का क्लास होता है क्या एनिमल किंगडम, तो आप लोग जानते हो। टाइगर टाइग्रिस स्पीशीज, पैंथेरा टाइग्रिस, तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दिस एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, तो कौन सा है, कल हम लोग जो किए थे उसके ऊपर। इंक्रीज इन मास बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली, ये तो गलत है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, ये तो ट्रू हो सकता है। कॉन्शियसनेस, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, मास सिर्फ मेंशन कर रहा है ग्रोथ के लिए, बट मास में इंक्रीज तो बोल्डर्स वो सब में भी होता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस occurring in vitro, that is not living thing. I told you last class that is living reaction, तो करेक्ट हो गया ये वाला, कॉन्शियसनेस वाला। स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज क्या, रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, ये वाला पार्ट गलत है, वो टैक्सोनॉमिस्ट ने डिवाइज नहीं किया, मैंने क्या बोला, रियल में वो एग्जिस्ट करता है। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड, विच ये गलत है, आर्टिफिशियल वो नहीं है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बायोसिस्टेमेटिक्स तो वही है, बायोलॉजिकल जो सिस्टमैटिक्स का स्टडी है वो हम लोग क्या किए, टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो वो ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब आपका टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग द फाइलोजेनी मतलब आपका जो एवोल्यूशनरी बने फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है। इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिर्फ तो आपका सिस्टमैटिक्स नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ ये भी आपका सिस्टमैटिक्स नहीं है। डिलिमिटिंग द वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, ये भी नहीं है, तो क्या होगा मेरा
ये फर्स्ट वाला. So these are few important PYQs, right? You should go through all the different PYQs available, other questions, okay? Everything you should follow, okay? So this was the entire Living World chapter. Hope it's clear. अच्छे से revision हो गया आप लोगों का. अभी आप लोग NCERT से पढ़िए, question solve कीजिए so that this chapter is completely ready, okay? आप नहीं भूलोगे, okay? कोई doubt है तो you can ask, okay? So ये हो गया बच्चों आज का क्लास. कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे which is biological classification, right? So that is a very important chapter. So for today, thank you everyone. Bye bye.